नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल एटीट्यूड क्लासेस। आज इस सॉलिड स्टेट के 15वें पार्ट में 14वें पार्ट में हमने आपको क्या बताया था, विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों के प्रकार। आज हम बात करेंगे इस 15वें पार्ट में उसी क्रिस्टलीय ठोस को यानी चुंबकीय गुण के आधार पर कितने पार्टों में डिवाइड किया गया और वो सभी पार्ट मतलब आपस में उन जिन भागों में विभाजित किया गया है उनको वो कौन कौन से और उनकी क्या विशेषताएं रह जाती हैं। तो विद्युतीय गुण के आधार पर हमने आपको बताया था कि धारा को अपने से होकर गुजारने वाले गुण को क्या बोलते थे वहाँ पे, विद्युतीय गुण, यानी धारा कितने रेंज में उनसे गुजर रहा है। उसमें हमने आपको क्या किया था, चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में आपको बताया था। लेकिन आज बात करेंगे हम लोग चुंबकीय गुण के आधार पर। तो आप लोग चुंबकीय गुण से शायद पहले भी अवगत होंगे कि चुंबकीय गुण आखिर कैसा होता है, यानी किसी में आकर्षण और विकर्षण का गुण, और आकर्षण और विकर्षण का गुण से शायद आप लोग पहले भी क्या हो परिचित होंगे, मेरा मानना है। तो यह आकर्षण और विकर्षण यानी खिंचाव और अलगाव, यानी एक दूसरे में कितना आकर्षण है, एक दूसरे में कितना लगाव है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय गुण। और ये नहीं कि सिर्फ लगाव हो, उनसे दूरी भी कितनी है उनकी, तो ये सभी दूरियां और मजबूरियां, यानी दूरियां और मजबूरियां और ये पास आसपास जो आने का रहता है उस यही सब हमारा मेन रूप से क्या होता है, चुंबकीय गुण। तो मेन रूप से आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, आकर्षण और विकर्षण का गुण जिसमें उपलब्ध हो वो क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय गुण कहलाता है। तो चुंबकीय गुणों में क्या हो जाएगा आपका, आकर्षण और विकर्षण का, यानी एक दूसरे के प्रति कितना आकर्षण, एक दूसरे के प्रति कितना विकर्षण है, वो आ जाता है चुंबकीय गुण में। तो चुंबकीय गुण को हमें चुंबकीय गुण के आधार पर जो हमारे ठोस के भागों का वर्णन किया गया वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हमारा पहला भाग यानी चुंबकीय गुण है, इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है हमारा, अनुचुंबकीय। पहला भाग अनुचुंबकीय, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक, यानी पैरामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक यही होता है। दूसरा भाग है हमारा प्रतिचुंबकीय, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं हम लोग डायमैग्नेटिक। तीसरा भाग है हमारा लौह चुंबकीय। तीसरा भाग क्या है, लौह चुंबकीय, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक। तो चौथा भाग है हमारा प्रतिलौह चुंबकीय, इनको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। और हमारा 5वां और अंतिम भाग है फेरीमैग्नेटिक, यानी फेरी चुंबकीय, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग फेरीमैग्नेटिक। अब चलिए, ये अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलौह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक, और ये 5वां फेरी चुंबकीय फेरीमैग्नेटिक। जरा इन तीनों का अंग्रेजी जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले 3 से लेकर 5 तक सबका अंग्रेजी में क्या है, फेरी लगा हुआ है। ये तीनों भाग मेन रूप से क्या है, एक ही, मतलब ये तीनों भाग एक ही भाग को 3 भागों में डिवाइड किया गया। बहुत सारे आपको जो बुक पढ़िएगा तो उसमें आपको 3 भाग मिलेंगे मेन रूप से। इन तीनों को क्या किया गया, उनमें एक में समाहित कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार कर देते हैं। वैसे हमको इन तीनों भागों से कोई मतलब खास लगाव नहीं है, मतलब हमको क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय से थोड़ा मोड़ा हमको क्या करना है, मिलजुल के रहना है। और बाकी मेन रूप से आपका एग्जाम में जो अधिकांशतः क्वेश्चन किया गया है, अधिकांशतः आपको प्रश्न पूछा गया आपके बोर्ड में, वो आपके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से लगभग हर बार एक ना एक क्वेश्चन क्या किया गया, आपका पूछा गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक को क्या करेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और जबकि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिक आप लोग भी, जैसे हम अंग्रेजी में थोड़ा मतलब अंग्रेजी का जिक्र कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा अंग्रेजी पे ही गौर कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि अंग्रेजी नाम ही इसका क्या करें, हम लोग याद रखें, क्योंकि हिंदी में नाम कोई किसी का एक नहीं होता है, लेकिन अंग्रेजी में सबका क्या है, सबका अंग्रेजी यहाँ पे एक ही होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। तो चलिए आप लोग लिख लीजिएगा कि चुंबकीय गुण के आधार पर
जो हमारे ठोस पदार्थ को हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से भाग है? पहला अणु, प्रतिलौह, प्रतिलौह, फेरिक चुंबकीय। चलो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से कि अणु चुंबकीय किसे कहते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक किसे कहते हैं, कैसा होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं किसे हैं, कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक, सब काम बारी बारी से थोड़ा विस्तार रूप में क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, चुंबकीय गुण को खत्म करके मानेंगे। चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, प्रिंट कर लीजिए इसको, उसके बाद बारी बारी से सबका जिक्र करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम पहले गुण के यानी पहले प्रकार के गुणों के बारे में। जो पहला गुण क्या था आपका, पैरामैग्नेटिक था, यानी पैरामैग्नेटिक चुंबकीय गुण के आधार पर पहला विभाजन का क्रम था वो आपका पैरामैग्नेटिक था। पैरामैग्नेटिक यानी आपका ये था अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय मैंने पहले ही बोल दिया कि हिंदी से आपको क्या करना है, उतना लगाव यहाँ पे नहीं रखना है। चलिए पैरामैग्नेटिक सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर पैरामैग्नेटिक कहते किसे हैं। तो देखिए पैरामैग्नेटिक जो होता है हमारा, उसमें यानी किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं, उसके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग लिखते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो क्रम हमारा दर्शाते हैं, उस क्रम में अगर जो उसका अंतिम कक्षा है यानी 3, 4, 5 जो भी आपका उसका अगर अंतिम कक्षा हो गया, उसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जोड़ा में नहीं इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या रहना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी उनके उपकक्षाओं में भरे जाने पर अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं कि मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा का होना चाहिए, वो अगर क्या कर रहा है, अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अगर अयुग्मित रह गया तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। यानी ऐसे भी देखिए अंग्रेजी में क्या लिखाता है, पारा लिखाता है, ये PARA। पारा से हम लोग को वॉइस थोड़ा थोड़ा मेंशन हो रहा है क्या, कुमारा। पारा यानी कुमारा, तो समझ लीजिएगा जो कुमारा यानी सिंगल यानी अयुग्मित यानी जोड़ा में नहीं रहना चाहिए, शादीशुदा नहीं रहना चाहिए, यानी वो सिंगल हो, एक सिर्फ सिंगल यानी जोड़ा में नहीं है, अविवाहित है मेन रूप से, तो उस यानी क्या है, वो अनुचुंबकीय कहलाएगा, यानी वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। चलिए अगर इसको आप लोग ऐसे नहीं समझते, सबसे पहले क्या कीजिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा लोहा है, लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप लोग जानते ही होंगे, 26। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं जब, तो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब चलिए अब इसमें जरा देख लेते हैं इसका अंतिम कक्षा कौन हो जाएगा। ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, 3 हो गया तीसरा, और ये चौथा क्या हो गया, अंतिम उप कक्षा हो गया, और यानी अंतिम कक्षा उप कक्षा जो भी बोले वो अंतिम हो गया। तो अंतिम क्या है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, और जानते हैं कि S जो हमारा रहता है वो कितना अधिकतम क्या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं हम लोग भर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की संभावना नहीं है। चलिए इसी Fe यानी इसी लोहा यानी 26 जो इसी लोहा को अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को +2 के फॉर्मेट में यानी 2+ के फॉर्मेट में क्या करते हैं इसको। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर लिखते हैं तो क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 उसके बाद 3d6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जरा इसके अंतिम कक्षा को देखिएगा, इसमें क्या पहला कक्षा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। चौथा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका चौथा ये ना होकर एक तीसरा जो अंतिम कक्षा हो जाएगा, ये चौथा नहीं होकर क्या होगा, तीसरा, जिसमें रहेगा उसी से मांगने जाते हैं हम लोग। तो क्या होगा, इसका ये अंतिम कक्षा क्या है, डी है, और हम लोग जानते हैं कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं हम लोग भर सकते हैं। तो डी में शायद हम लोग भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉनों को। इसके लिए यानी डी फॉर्मेट का अगर हम लोग क्या करते हैं,
डी फॉर्मेट का अगर हम लोग बॉक्स तैयार करते हैं, डी फॉर्मेट का हम लोग जब बॉक्स तैयार करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह होता है। और ये एडजस्ट कितना को कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पे डी फॉर्मेट में अंतिम कक्षा वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। जरा भरते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए 5 हो गया। अब एक और बचा हुआ है, तो एक शुरुआत से फिर आते हैं 6। अब देखिएगा इसमें सब ये सिर्फ जोड़ा में है, सब अपने अपने घरों में देखिए, ये सिर्फ जोड़ा में है। तो जोड़ा में भैया एक ही है ना, बाकी सब तो अयुग्मित है ना, यानी बाकी सब क्या है, अकेला है। यानी इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए इसी का हम लोग Fe+3 फॉर्म देख लेते हैं, 26। इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। और 5 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे +2 था तो अंतिम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 0 बचा था। लेकिन अब की क्या है, +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेगा ही, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से उड़ा दिया। तो इसमें अगर बॉक्स की तैयारी की जाए तो कुछ इस प्रकार होगा। इसमें भी 5 बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5वां, 1 2 3 4 5। और इसमें अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। जबकि ये अंतिम कक्षा यानी ये डी जो फॉर्म है, ये जो हमारा डी फॉर्म है, ये कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन है कितना, 5 ही है। और तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों को क्या किया, एक एक करके भर दिए और पांचों संयोग से क्या है, अयुग्मित रह गया। यानी ये क्या हो गया, जोड़ा में पांचों क्या किया, नहीं रहा। तो इसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 है। यानी ये भी क्या होगा, हमारा पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हमने क्या किया, यानी किसी का भी पूछे कि अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, इसी तरह के सवाल आते हैं आपके एग्जाम पे। अगर पूछा जाए कि ये क्या अनुचुंबकीय है या नहीं है, पैरामैग्नेटिक है या नहीं, तो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखिएगा। अंतिम कक्षा का क्या कीजिएगा, अंतिम कक्षा का अंतिम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, पहले सब सेलों में यानी कक्षाओं में बांट के देखिएगा, बॉक्स में रख के देखिएगा आप लोग। अगर अयुग्मित निकल गया तो आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, यानी कुंवारा निकल गया तो पारा होगा। ऑफ कोर्स वो कुंवारा यानी सिंगल लाइफ में निकल गया वो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक। यानी याद रखिएगा, पारा मतलब कुंवारा, यानी कुंवारा है तो पारा है। तो चलिए ये लॉजिक आपको क्या करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, कुंवारा है तो पारा है, यानी पैरामैग्नेटिक है। चलिए आप लोग क्या कीजिए, एग्जाम्पल आप लोग ये प्रिंट कर लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग इसके लिए 2 लाइनें लिख लीजिएगा, उसके बाद ये एग्जाम्पल आप लोग क्या कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा। तो चलिए लिखिएगा, पैरामैग्नेटिक के लिए 2 लाइनें। वैसे चुंबकीय पदार्थ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हो, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और इसी ये यानी क्या है, ये इसी सिंगलपन के कारण, इसी पारा यानी इसी कुंवारापन वाले गुण के कारण इसी को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। क्योंकि अकेला बेचारा कितना बल लगाएगा, अगर यही सब मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन में रहता, सभी शादीशुदा रहता, सभी जोड़े में रहता, तो वो क्या करता, और जोर से बल लगाता। लेकिन इसी कारण ये सिंगलपन के कारण यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करते हैं, ये लोग कम बल से क्या करते हैं, किसी को खींचते हैं। और यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल आकर्षण, दुर्बल यानी कमजोर आकर्षण से खिंचाव यानी आकर्षित होते हैं। तो क्या कीजिए, सबसे पहले डिफिनेशन तो आप लोग लिख ही चुके हैं,
उसके बाद क्या कीजिए, इसको थोड़ा प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद पारा के बाद चलेंगे डायमैग्नेटिक की ओर। प्रिंट कीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, डायमैग्नेटिक, यानी ये दूसरा पार्ट है हमारा डायमैग्नेटिक। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर डायमैग्नेटिक कहते हैं किसे। पैरामैग्नेटिक में क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता था। अगर आप उसको समझ गए हैं तो आप इसको भी क्या कीजिएगा, तुरंत समझिए। उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसमें है युग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन। यानी सभी जो कक्षा था, यानी सभी सब सेलों में जब इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं, इसमें क्या होगा, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। यानी सभी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी युग्म में होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हम लोग डायमैग्नेटिक बोलेंगे। चलिए सबसे पहले इसको एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए क्या है, हमारा सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इसका अंतिम कक्षा की बात करें तो अंतिम कक्षा कौन हो जाएगा, ये हो गया पहला कक्षा, ये हो जाएगा दूसरा कक्षा, और ये अंतिम कक्षा हो जाएगा हमारा तीसरा कक्षा। तीसरा कक्षा क्या, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, और तीसरा क्या है, एस उप कक्षा है हमारा। एस में हम लोग जानते हैं कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे है कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये क्या हो जाएगा, अयुग्मित हो जाएगा। इसका जो कक्षा हो जाएगा, अगर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे अंतिम कक्षा का, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि रख सकता है ये क्या, एस उप कक्षा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन इसमें संयोग से यानी दुर्भाग्यवश क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये क्या हो जाता है, अयुग्मित हो जाता है। लेकिन हमको अयुग्मित से मतलब नहीं है, मतलब हमको युग्म वाले से, यानी जोड़ों वाले से, यानी भरा पूरा जो परिवार है उससे हमको मतलब है। तो इसमें चलिए इसके अगले फॉर्मेट को हम लोग ले लेते हैं। इसमें यानी ये आपका हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसमें भी Fe26 यानी लोहा का जो सिर्फ +2 +3 नहीं, +2 और +3 ये दोनों आपके पैरामैग्नेटिक थे, और वो भी +2 और +3 में भी दोनों अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक का गुण दिखाते हैं। लेकिन जब +3 का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करने लगते हैं, प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार कर लेते हैं, और उसके बाद बढ़ाया जाता है तो लव चुंबकीय की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो चलिए इसके एक फॉर्मेट को और बढ़ाते हैं। इसका हो जाएगा Na11 +1 फॉर्म को लेते हैं, यानी अब की बार क्या करेंगे, +1 फॉर्म को लेते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s0, यानी एक इलेक्ट्रॉन घटाएं ऊपर से, 0 से हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब इसके अंतिम कक्षा की बात करें तो ये हो गया पहला कक्षा, ये हो जाएगा दूसरा कक्षा। अगर दूसरे कक्षा में सबसे अंतिम उप कक्षा की बात करें तो ये जो हमारा हो जाएगा दूसरा का पी उप कक्षा, जो पी सबसेल है वो हो जाएगा अंतिम उप कक्षा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग पहले से भी जानते हैं कि पी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को। पी हमारा क्या कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर सकता है। यानी पी के लिए जब बॉक्स बनाने की तैयारी की जाएगी, पी सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाने की तैयारी करी जाएगी, तो इसमें कुछ तीन का क्या हो जाएगा, बॉक्स बनेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भरे हमने, जबकि हमारे पास है कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम यही है कि आप एक इलेक्ट्रॉन पहले देते जाए, उसके बाद फिर से आइए और फिर से एक इलेक्ट्रॉन जैसे आपसे बचा हुआ है वो क्या कीजिए, बांट दीजिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे 2 भर दिए, यहाँ पे 1 भर दीजिए, ऐसे इसमें नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भरते समय आपको क्या किया था, मैंने बताया था। अगर थोड़ा मतलब त्रुटि वगैरह है उसमें आपको, तो जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने वाला क्या कीजिए, वीडियो जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा मिल जाएगा। तो खैर छोड़िए, वो सब आपने देख लीजिएगा। इसका अंतिम कक्षा में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये सब क्या युग्म में है, यानी युग्म में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 0 है, यानी सभी युग्म में है। तो सभी अगर इस तरह युग्म में हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अब समझिएगा, उसमें था पारा तो हम लोग कुंवारा निकाल रहे थे, अब इसमें क्या है, डाय। डाय से हम लोग जानते हो कि मरा हुआ होता है,
और भरा हुआ है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रहता है, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी युग्म में जोड़ा में। अब जैसे कहें यानी शादीशुदा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो वैसे भी आप लोग जानते ही होंगे कि लोग जब शादी वगैरह करते हैं तो शादी के बाद मरा हुआ नहीं महसूस करते हैं यार, पहले वाले आज़ादी उनको मिलती नहीं है। यानी शादीशुदा यानी शादी के बाद मर जाते हैं, तो मरे हुए को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। यानी डाई तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यानी मरते कब है, जब युग में पाए जाते हैं। यानी जब पहले तो ठीक है, जाके किसी से भी बातें कर लो, जाके किसी से भी गप कर लो, फोन वगैरह कर लो, किसी को दिक्कत नहीं होता है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, किसी से भी क्या करो, गप वगैरह फोन पे करते रहो, तो हम लोग क्या करते हैं, संशय में थोड़ा आ जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब आप सिंगल लाइफ में है तो क्या कीजिए, किसी से भी जाके दिल खोल के बातें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल का यार फेफड़ा खोल के भी बात कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जब हम लोग युग में पाए जाते हैं, सब युग में हो जाते हैं, जोड़े में हो जाते हैं, शादीशुदा वाली लाइफ में आ जाते हैं, तो हम लोग मरा हुआ फील करने लगते हैं, क्योंकि हमको पहले वाली आजादी क्या होती है, नहीं मिलती है। तो चलिए, युग में है, समझ जाइए मर चुका है, और मरने के बाद क्या होता है, डायमैग्नेटिक। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, डायमैग्नेटिक के लिए 2 लाइनें लिख लीजिएगा जिसकी आपको जरूरत है। लिखिएगा, वैसे चुंबकीय पदार्थ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से विकर्षित होते हो, तो उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। उसमें क्या हो रहा था, पारा में दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दुर्बल रूप से विकर्षित हो रहा है। आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से ही आपको पूछा जाएगा। और भी बहुत सारा, अगर सबका क्या कीजिएगा, इसी तरह देख लीजिएगा निकाल के। तो चलिए, ये आपका पैरामैग्नेटिक क्या हो, ये डायमैग्नेटिक क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। याद रखिएगा, पारा है तो कुमारा, यानी कुमारा है तो वो पारा है, और डाई यानी युग्म में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी शादीशुदा इलेक्ट्रॉन क्या शादी के बाद मरा हुआ है, डा है तो हमारा डायमैग्नेटिक है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंट कीजिए, और अपने मन से भी एग्जाम्पल लिखने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन वगैरह बताएंगे, तो उसमें आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। चलिए इसको प्रिंट कीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे लौ चुंबकीय के बारे में बात करते हैं अगले की। यानी अगला क्या था हमारा, फेरो मैग्नेटिक, यानी ये तीसरा है, ये फेरो मैग्नेटिक। चलिए इसमें देखिए होता क्या है, फेरो यानी आप इसका हिंदी क्या होता है, लौ चुंबकीय। और लोहा का गुण आपको सबको ही पता होगा, वैसे सिंपल आप माइंड में लोहा सेट करके रखिए। लोहा का एग्जाम्पल आपको मतलब सब आकर्षित होता है, विकर्षित होता है या फिर आकर्षित, क्या होता है, विकर्षित नहीं होता है, वो आकर्षित होता है। लोहा चुंबक की ओर विकर्षित होता ही नहीं है, चुंबक उसको ऑलवेज यानी हमेशा क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसको याद रखिएगा, जो मतलब लोहा को माइंड में बिठा के रखिएगा, तो वो क्या होता है, आकर्षित होता है। यानी इसमें मेन रूप से क्या होता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें भी क्या करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें बॉक्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं, सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो वो एक ही दिशा में संरेखित रहते हैं, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, अब एक ही दिशा में, यानी सब क्या करते हैं, एक ही बल में, एक ही दिशा में, मतलब जो अपना बल लगाते हैं, जो क्रिया करते हैं, सब एक ही दिशा में करते हैं। वैसे भी जैसे हमारे जैसे सरकार क्या करते हैं, हमारे लिए जनरल, ओबीसी ये सब क्या करते हैं, मतलब आरक्षण के तौर पर विभिन्न जाति या कोटि में विभाजित किया गया है। अगर उनको जरूरत हो कि BC1 वाले कौन है, तो BC1 वाले को क्या करते हैं, एक कैटेगरी को आराम से बुला सकते हैं। तो इसी का कारण क्या होता है, BC1 वालों की प्रबलता वहां पे बढ़ जाएगी, जनरल की जरूरत पड़ेगी, ओबीसी की जरूरत पड़ेगी, तो वो मतलब उस तरह से प्रावधान कर चुका। हालांकि ये गलत है कि सही है, आप क्या कीजिए, फिलहाल सरकार पे छोड़ दीजिए। तो इसमें जो संरक्षित करने वाली जो होती है, सभी क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरक्षित होते हैं। इसी कारण इनका चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षण विकर्षण का जो गुण होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से यानी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, वैसे में अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट,
ये सब आपका क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी इसके उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, बहुत सारे हैं आप लोग, जैसे जिसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं उनको आप क्या कीजिएगा, इसमें रख सकते हैं। तो इसके लिए चलिएगा 2 लाइनें जल्दी से लिख लीजिएगा। लिखिएगा, वैसे चुंबकीय पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान दिशा में, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान दिशा में संरेखित हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हो तथा जिन्हें अस्थायी रूप से चुंबकित किया जा सके उसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। अस्थायी रूप से चुंबकित किया जा सके यानी जब चाहे, तो बताया ना कि सरकार को जरूरत पड़ेगी BC1 की, BC2 की, वो विभिन्न कैटेगरियों में पहले से क्या किए, डिवाइड करके रख दिए। जिनकी वो जरूरत पड़ेगी उनको वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। तो ये भी क्या एक फॉर्म में मतलब पहले तैयार हुए हैं, और मतलब ये क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र आसानी से इनको चुंबकित कर सकते हैं। अगर इस दिशा में चुंबक लगाएंगे पता चल जाएगा धन या ऋण, मतलब धन या ऋण नहीं होता, उसमें नॉर्थ और साउथ होता है, यानी पता साउथ या नॉर्थ कोई भी पोल रखेंगे यहाँ पे, और इसका पोल विभिन्न से क्या करता है, इसका पोल उससे अलग होगा, तो ये क्या होगा, उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। इस तरह से इसको आसानी से क्या करेंगे, चुंबकित कर सकते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक का डिफिनेशन लिखा दिया। ये आप क्या कीजिए, इसको भी थोड़ा सा नीचे में प्रिंट कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद लगे हाथ एंटी फेरो की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसको प्रिंट कर लीजिए, चलिए कीजिए। तो चलिए आप लोग पहले एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या कीजिए, 2 लाइनें सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो लिखिएगा, वैसे चुंबकीय पदार्थ जिसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान संख्या में विपरीत दिशा में संरेखित हो तो उसे एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो इसके पहले हमने आपको बताया था क्या, फेरोमैग्नेटिक, उसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित थे, समान या असमान संख्या में वो निर्भर उसमें नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें क्या था, सब एक ही दिशा में संरेखित कर रहे थे। लेकिन इसमें जो है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है, इसमें ये निर्भर करेगा कि ये समान संख्या में है या असमान संख्या में। तो इसमें बोला क्या गया है, समान संख्या में। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे क्या कीजिए, 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, समान संख्या में, समान संख्या यानी जोड़ा में होना चाहिए, और वो क्या हो जाएगा, और क्या बोला गया कि समान संख्या में विपरीत दिशा में संरेखित हो। सपोज दैट मान लीजिए ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, यानी यहाँ विपरीत दिशा हो गया। उसके बाद ये इस तरफ है, ये इस तरफ हो गया, ये इस तरफ, ये इस तरफ। अब जरा संख्या गिनिएगा कि ऊपर की तरफ कितने तीर करके हमने, तो ऊपर की ओर एरो कितने को मारा है, 1 2 3, 3 है ऊपर की ओर। नीचे देखिएगा 1 2 3, यहाँ पे 3 नीचे 3 ऊपर, यानी समान संख्या में क्या है, विपरीत दिशा में, एक ऊपर दिशा एक नीचे दिशा, यानी क्या है, विपरीत दिशा। दोनों टर्म हमारे, दोनों टर्म और कंडीशन दोनों क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। पहला क्या है, समान संख्या में क्या होना चाहिए, पहला समान संख्या में होना चाहिए, दूसरा क्या है, विपरीत दिशा में संरेखित हो। तो दोनों टर्म अगर फॉलो करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। आपका ये एग्जाम्पल फेरिक ऑक्साइड, यानी ये क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग, आयरन ऑक्साइड, ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल होगा। तो क्या कीजिए, फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड, ये आपका क्या किया, क्लियर कर दिया। यानी जस्ट ये फेरोमैग्नेटिक यानी लौ चुंबकीय का जस्ट थोड़ा सा क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें सभी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सभी विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। तब जाके ये क्या कहलाते हैं, एंटी यानी जस्ट फेरोमैग्नेटिक का उल्टा, फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक, यानी फेरोमैग्नेटिक का एंटी, यानी फेरोमैग्नेटिक के जस्ट थोड़ा सा विपरीत, ज्यादा विपरीत नहीं जाता है बल्कि थोड़ा सा विपरीत। तो चलिए लाइनें तो लिखा ही चुका हूं, उसके बाद ये फिगर बना लीजिए।
उसके बाद ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए जल्दी से, उसके बाद लास्ट वाला फेरोमैग्नेटिक चलेंगे। चलिए बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की। तो फेरोमैग्नेटिक में ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि समान संख्या में और समान संख्या में, इसमें क्या हो विपरीत दिशा में हो या मतलब एक ही दिशा में हो, इसमें कोई मतलब कंडीशन नहीं है। इसमें क्या कि ये समान संख्या में नहीं हो यानी असमान संख्या में हो, और जरूरी नहीं है कि मतलब विपरीत दिशा में हो या सही दिशा में हो। यानी असमान संख्या में अगर विपरीत दिशा में संरेखित होंगे तो इनको हम लोग बोलेंगे क्या, इनको हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पर देख लीजिएगा 3 ऊपर है, फिर 2 नीचे, फिर 1 ऊपर है, फिर नीचे 1 है, फिर 2 ऊपर है। यानी इस तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे यानी असमान संख्या में और विपरीत दिशा में संरेखित हो, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो Fe2O3, ये Fe2O3 आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल में। या फिर आपका Fe2O4, ये भी आपका क्या किया जाएगा, इसके Fe3O4 होता है, Fe3O4 ये सब भी आपका क्या आ जाएगा फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल में। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, इनके लिए भी 2 लाइनें लिख लीजिएगा। तो लिखिएगा, वैसे चुंबकीय पदार्थ जिसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असमान संख्या में विपरीत दिशा में संरेखित हो और समान संख्या में विपरीत दिशा में संरेखित हो तो उसे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आज चुंबकीय गुण के आधार पे ये आपका टोटल 5 प्रकार खत्म हो गया। और 5 प्रकार में गौर कीजिएगा, ये जो 3 प्रकार आपको पता है, 3 नंबर 4 नंबर ये 5 नंबर, 3 नंबर आपका क्या था फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद बताया था आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और ये आपका अंतिम है फेरोमैग्नेटिक। इन तीनों को अगर उच्च ताप पे गर्म किया जाता है, इन तीनों को अगर उच्च ताप पे गर्म किया जाता है तो ये आपके अनुचुंबकीय है, यानी आपका ये पारामैग्नेटिक वाले गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। यानी इस तीनों को उच्च ताप पे यानी कुछ टेम्परेचर बढ़ा के गर्म किया जाता है। तीनों को नहीं, बारे बारे से किसी को भी गर्म करेंगे, यानी तीनों में ऐसा गुण है, किसी को भी या तीनों को साथ में या किसी अकेले में अगर उच्च ताप पे गर्म करने जाते हैं तो ये अपना गुण भूल जाते हैं और खुद में तुझ में मिल जाऊं मैं अनुचुंबकीय वाला गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। इसीलिए इन तीनों के बारे में, यानी ये सब क्या है, इन तीनों सब माया है, इसलिए इन तीनों के बारे में क्या किया जाता है, ज्यादातर हम लोग को पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उनके बारे में हम लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए आज हमने क्या किया, चुंबकीय गुण को कवर कर लिए, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आपका हमारा ये चुंबकीय गुण हो गया, विद्युतीय गुण हो गया। अब बचा एक परावैद्युत गुण। परावैद्युत गुण खत्म करके कुछ ऑब्जेक्टिव के, और इसमें कुछ सवाल जवाब है जो मैं करा दूंगा, ये सवाल जवाब परावैद्युत गुण, उसके बाद करा के ऑब्जेक्टिव, और हो सके तो टाइम अगर मिलेगा तो कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा लेके हम लोग चलेंगे। और ये सब हम कब करेंगे, कब करेंगे जी, हाँ कब करेंगे, इसका जवाब एक ही है, जब आप लोग 3-4 काम क्या कीजिएगा। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक, दूसरा आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब, और तीसरा काम है शेयर। ये काम कीजिएगा, 3 काम कीजिएगा, और चौथा काम एक काम और, अगर परेशानी होगा तब जो पढ़ाते हैं उसमें अगर परेशानी होगा, और हाँ एक चीज और, कि नया चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे, किसी को सुझाव है जिस चैप्टर में दिक्कत होता है वो चैप्टर बोलिए, हम तो आपको क्या कीजिए करेंगे, शुरू कर देंगे। वो आप क्या कीजिए बताइएगा, किस माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बताइए हमको कौन सा चैप्टर चाहिए, जो पढ़ा है उसमें कौन सा दिक्कत आपको हुआ है। और ये सब कीजिएगा। सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो बेल वाला आइकन क्या किया जाता है, नीचे रहता है, उसको आप लोग दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगले वीडियो का। तो अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो आप बताइएगा, और कोई दिक्कत वगैरह हुआ तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा सा बता दिए, टोटल चीज आपका कवर करा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी कवर कराएंगे,
बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको, मतलब एग्जाम में आपको परेशानी ना हो इस तरह से बताएंगे। न्यूमेरिकल वगैरह भी होगा तो आपको कोशिश करेंगे अगर टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि इस बार टाइम कुछ ज्यादा ही बीत रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल वगैरह भी आपको क्या करें प्रोवाइड करवा दें। और आप हो सकेगा तो मैं इस चैप्टर का PDF क्या करूंगा तैयार करूंगा, उसके बाद उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तीनों काम कीजिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। प्रिंट कर लीजिएगा।